लोगों का मानना है कि पहाड़ों में सिर्फ ऊंचाई, बर्फ और ठंड ही नहीं होती, बल्कि वहां कुछ ऐसी रहस्यमयी और अनदेखी ताकतें भी होती हैं जो हमेशा वहां आने वाले अजनबियों पर नजर रखती हैं। ये ताकतें सभी को सहजता से स्वीकार नहीं करती और कई बार अनहोनी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। आज की ये कहानी 3 दोस्तों विजय, सिमरन और राहुल के साथ हुई एक असली और डरावनी घटना पर आधारित है। ये सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अगर कभी आपको भी किसी पहाड़ी इलाके में या किसी सुनसान जगह पर ऐसा एहसास हुआ हो जहां आपको लगा हो कि कोई अनदेखी ताकत मौजूद है, तो हमें जरूर बताइए। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। मनाली के घने जंगलों में 3 दोस्त विजय, सिमरन और राहुल एक रोमांचक सफर पर निकलने की योजना बना चुके थे। वे तीनों बचपन से ही घूमने फिरने और नई जगहों की खोज करने के शौकीन थे, लेकिन इस बार उनका इरादा थोड़ा अलग था। वे ऐसी जगह कैंपिंग करने का मन बना चुके थे जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता। उन्हें रोमांच का शौक था और किसी अनजान, अनछुई जगह पर रात बिताने का अनुभव लेना चाहते थे। रास्ते में जब वे बस से सफर कर रहे थे, तो बस ड्राइवर ने उनसे बातों बातों में कहा कि जंगल के खास हिस्से में मत जाना। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो ये बताने से कतराने लगा कि क्यों। शायद वो किसी पुराने किस्से या किसी रहस्य को याद कर रहा था, लेकिन तीनों दोस्तों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे इसे बस एक पुरानी लोक कथा या अंधविश्वास समझकर हंसी में उड़ा दिए और अपने सफर पर आगे बढ़ गए। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, उन्हें महसूस हुआ कि माहौल बदल रहा है। सूरज ढलने के साथ ही जंगल के घने पेड़ों के बीच अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा अचानक तेज हो गई, जिससे उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। सबसे अजीब बात यह थी कि आसपास मौजूद पक्षी और जानवर, जिनकी आवाजें जंगल में गूंजती रहती थीं, वे एकाएक चुप हो गए। पूरी जगह पर एक असामान्य और भयानक शांति छा गई, जैसे वहां किसी अनदेखी ताकत की मौजूदगी हो। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद तीनों दोस्तों को एक बेहद खूबसूरत जगह नजर आई। वहां का नजारा मनमोहक था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे, जिनकी घनी शाखाएं आसमान को छूती लग रही थीं। वहीं पास में एक शांत तालाब था, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसपास के पेड़ों और आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। तालाब के दूसरी ओर दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ थे, जो सूरज की आखिरी रोशनी में हल्के सुनहरे रंग में चमक रहे थे। इस जगह को देखकर तीनों दोस्त बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि इससे बेहतर जगह कैंपिंग के लिए नहीं हो सकती। यहाँ ना कोई शोर था, ना भीड़ भाड़, सिर्फ प्रकृति की गोद में बसे एकांत का अनुभव था। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो यहीं अपना टेंट लगाएंगे और रात इसी खूबसूरत स्थान पर बिताएंगे। शाम होते ही उन्होंने अपने टेंट लगा लिए और पास में लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई। आग की हल्की हल्की लपटें ठंडी हवा में गर्माहट दे रही थीं। तीनों दोस्त आराम से बैठ गए, आपस में बातें करने लगे। हंसी मजाक हुआ और साथ ही खाने पीने का मजा भी लिया। माहौल बहुत खुशनुमा था, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी, माहौल धीरे धीरे अजीब होने लगा। अचानक ठंडी हवा तेज हो गई, मानो किसी ने एक झटके में माहौल बदल दिया हो। हवा इतनी तेज थी कि उसने जलती हुई आग को धीरे धीरे बुझा दिया। अब चारों ओर केवल घना अंधेरा था और रह रहकर हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विजय को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई पहाड़ के पीछे से झांक रहा है। उसे वहां एक धुंधली परछाई दिखी, जो हल्की रोशनी में हिलती हुई महसूस हो रही थी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही उसने नजरों को थोड़ा तेज किया, वो परछाई एकदम गायब हो गई, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। विजय कुछ पल के लिए ठिठक गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी आंखों का भ्रम होगा। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और खुद को ये समझाकर शांत कर लिया कि यह थकान की वजह से हुआ होगा। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। आधी रात का समय था। जंगल पूरी तरह शांत था। सिर्फ ठंडी हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। विजय गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब फुसफुसा रहा है।
आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ। ये आवाज इतनी रहस्यमयी और अजीब थी कि विजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये किसी इंसान की आवाज तो थी, लेकिन उसमें एक अनजाना दर्द और घबराहट झलक रही थी। विजय ने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन टेंट के अंदर सब कुछ सामान्य था। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे टेंट की चेन खोली और बाहर झांका। चारों ओर घना अंधेरा था। देवदार के पेड़ों की लंबी परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थीं और ठंडी हवा रह रहकर चल रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। विजय ने कुछ पल और चारों ओर देखा, फिर उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां गीले पैरों के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो, लेकिन यहां तो बारिश भी नहीं हुई थी। ये निशान किसी इंसान के पैरों के थे, लेकिन वे गहराई से धंसे हुए थे, जैसे कोई नंगे पैर भीग कर गुजरा हो। यह नजारा देखते ही विजय का पूरा शरीर सिहर उठा। उसे ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि एक अनजाना डर उसके अंदर तक समा गया था। वो तेजी से वापस अपने टेंट में घुस गया और जिप बंद कर ली। उसका मन कर रहा था कि वो राहुल और सिमरन को जगाकर ये सब बताए, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी मात्र कल्पना हो। अगर उसने कुछ कहा तो वे घबरा जाएंगे और बेवजह डर पैदा हो जाएगा। इसलिए विजय ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने खुद को समझाया कि ये सब उसका भ्रम है और फिर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका मन अब भी बेचैन था। उसे लग रहा था कि कोई बहुत करीब है, कोई जो दिख नहीं रहा लेकिन जिसे वो महसूस कर सकता था। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की हल्की किरणें देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थीं। रात की अजीब घटनाओं के बाद विजय, सिमरन और राहुल का मन कुछ हल्का करने के लिए तालाब के किनारे टहलने चला गया। तालाब पूरी तरह शांत था। उसकी सतह पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। सिमरन तालाब के किनारे खड़ा होकर पानी में झांकने लगा। तभी उसकी नजर पानी में किसी चीज पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि कोई सफेद कपड़ा तैर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसका खून जम गया। लाश का चेहरा पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो सीधे विजय की तरफ देख रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, कुछ बताना चाह रही हो, लेकिन उसकी जली हुई जुबान अब कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। सिमरन घबरा कर पीछे हटा और कांपती आवाज में बोला, वो क्या है राहुल? और विजय ने जैसे ही पानी में झांका, उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। लाश धीरे धीरे पानी में डूबने लगी, लेकिन अगले ही पल तालाब का पानी अचानक गहरा लाल हो गया, जैसे खून से भर गया हो। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक काली परछाई तालाब के पानी से निकली और हवा में फैल गई। उसकी आकृति अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ठंडक बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके बेहद करीब आ चुकी हो। अब उनके पास वहां रुकने का कोई कारण नहीं था। बिना समय गंवाए वे तीनों चीखते हुए भागने लगे। घबराहट में वे कई बार लड़खड़ाए। रास्ता भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, यहां से किसी भी तरह निकलना है। भागते भागते वे किसी तरह पास के गांव पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन वे जानते थे कि ये डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। कुछ था उस तालाब में जो उन्हें देख रहा था, जो उनके साथ था। गांव में पहुंचकर वे तीनों पूरी तरह हाँफ रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। गांव के लोग उन्हें इस हालत में देखकर चौंक गए। कुछ ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन वे कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में अजीब गहराई थी, जैसे वे बहुत कुछ जानते हों। लोग उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। बाबा ने तीनों को अपने छोटे से झोपड़े में बुलाया। वहां एक धुंधला दिया जल रहा था और अंदर तरह तरह की जड़ी बूटियों की खुशबू थी। बाबा ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम लोग उस तालाब के पास गए थे? तीनों चौंक गए। उन्होंने अब तक कुछ बताया भी नहीं था। फिर बाबा को कैसे पता चला? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? बाबा ने लंबी सांस ली और कहा, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने वहां कुछ अजीब देखा हो। जो भी वहां जाता है वो कुछ न कुछ असामान्य
जरूर अनुभव करता है, लेकिन अफसोस बहुत कम लोग वहां से सही सलामत लौटते हैं। विजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आखिर उस जगह में ऐसा क्या है? बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने कहना शुरू किया, सालों पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, बहुत मासूम, बहुत खूबसूरत, लेकिन गांव के कुछ वहशी लोगों ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसे बताने के लिए शब्द भी कम पड़ जाए। जब वो बेहोश पड़ी थी तो उन्होंने उसे मारकर उसकी लाश को उस तालाब में फेंक दिया। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वो वापस लौटेगी, वो बदला लेगी उन सब से और उनसे भी जो उस तालाब के पास जाएंगे। तीनों की रूह कांप गई। बाबा ने आगे कहा, उस दिन के बाद वो तालाब शापित हो गया। कहते हैं जो भी उस तालाब में झांक लेता है वो जिंदा नहीं बचता। बहुत सालों तक कोई उधर नहीं गया, लेकिन जब भी किसी ने हिम्मत की वो वापस नहीं लौटा, और जो लौटे वे ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सके। बाबा ने सिमरन की ओर देखा और एक छोटा सा ताबीज निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। इसे हमेशा पहनकर रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत उतारना। सिमरन ने घबरा कर ताबीज को कसकर पकड़ लिया। बाबा की चेतावनी के बावजूद तीनों के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में ये सब खत्म हो गया है? शहर लौटने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन फिर एक दिन विजय बिना किसी को बताए अचानक गायब हो गया। राहुल और सिमरन ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वे उसके घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने विजय को 2 दिन से देखा ही नहीं था। यह सुनकर दोनों को चिंता होने लगी और उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। विजय का फोन ट्रेस किया गया और जो लोकेशन मिली उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वो मनाली के उसी जंगल के पास थी जहां उन्होंने कैंपिंग की थी। पुलिस वहां पहुंची और कुछ ही घंटों में एक भयानक खबर आई। विजय की लाश उसी तालाब में तैरती मिली जहां उन्होंने वो जली हुई लाश देखी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर गहरी दहशत जमी हुई थी, मानो उसने मरने से पहले कुछ बेहद डरावना देखा हो। ये खबर सुनकर सिमरन और राहुल पूरी तरह टूट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विजय अचानक वहां कैसे पहुंचा। क्या उसने खुद वहां जाने का फैसला किया था या कोई अनदेखी ताकत उसे खींच ले गई थी? लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, डरावनी घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात के करीब 2 बजे राहुल के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसकी स्क्रीन पर सिर्फ 3 शब्द चमक रहे थे, वो आ रही है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी जो विजय ने जंगल में सुनी थी। बचाओ, मुझे बचाओ। राहुल की सांसें रुक गईं। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, फोन अचानक बंद हो गया। अगले कुछ दिनों तक सिमरन के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही उसे अजीब अजीब सपने आते। कभी वो देखता कि कोई काला साया उसके बेड के पास खड़ा उसे घूर रहा है, तो कभी उसे लगता कि कोई उसके कान के पास आकर धीमे धीमे कुछ फुसफुसा रहा है। एक रात जब वो गहरी नींद में था, अचानक उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। घबराकर उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे हल्की सी पायल की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे उसके बेड के पास आती जा रही थी। उसने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ये सब होने के बाद वो राहुल के पास पहुंचा और अपनी परेशानियां बताई, लेकिन राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग का खेल है। उसने कहा, तू बस ज्यादा सोच रहा है। विजय के बाद तू डरने लगा है, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ है। बस शांत रहने की कोशिश कर। लेकिन सिमरन के लिए यह कहना आसान नहीं था, क्योंकि हर बीतती रात के साथ उसका डर और गहरा होता जा रहा था। सिमरन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शीशे में उसकी खुद की परछाई गायब थी, लेकिन उसकी जगह वहां वही लड़की खड़ी थी जिसकी जली हुई लाश उन्होंने तालाब में देखी थी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था। उसकी सफेद निर्जीव आंखें सिमरन को घूर रही थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। अचानक उसके होंठ हिले और धीमी सर्द फुसफुसाहट गूंजी। बच नहीं पाओगे। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने घबराकर शीशे से हटकर पीछे की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह घुमाया उसकी रूह कांप गई। कमरे के कोने में वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा विकृत था, गले पर गहरे जख्म थे और वहां से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल खाली, जैसे किसी मरे हुए इंसान की। सिमरन की सांसें थम गईं। उसके शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। वो हिल भी नहीं पाया और फिर पूरे कमरे की लाइट्स एक झटके में बंद हो गई। घुप अंधेरे में सिर्फ एक चीज सुनाई दी, सिमरन की दहशत भरी चीख। अगली सुबह राहुल को बेचैनी हो रही थी। उसने सिमरन को कई बार फोन किया, लेकिन हर बार कॉल बेकार गई। शायद वो सो रहा होगा, राहुल ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। कल रात की चीख उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। दोपहर होते होते जब सिमरन ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो राहुल सीधे उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। अब उसका डर और बढ़ गया था। पड़ोसियों को बुलाया गया, दरवाजा धक्का देकर तोड़ा गया और जैसे ही सब अंदर दाखिल हुए सभी के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर का दृश्य डरावना था। सिमरन फर्श पर औंधे मुंह पड़ा था। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी अनदेखी चीज से बात कर रहा हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वो था दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य, अब अगला नंबर तुम्हारा है राहुल। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ये क्या था? क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर सच में कोई श्राप? क्या अब आत्मा ने राहुल को अपना अगला शिकार चुन लिया था? कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल डर तो अब शुरू हुआ था।